हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है। देखो, आज है 12 सितंबर, लेकिन क्लास कर रहे हैं अपने 6 सितंबर के एडिटोरियल की। ये आर्टिकल 6 सितंबर को करने वाले थे, लेकिन किसी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ा। पर आर्टिकल इतना प्यारा था कि आज की क्लास में इसको कवर करना ही करना है। आर्टिकल बेस्ड है हिमालयन रीजन पे। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ विकास हो रहा है, वैसे वैसे वहाँ पे आप बाढ़ देख रहे हैं, भूकंप देख रहे हैं, कभी वहाँ पे बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। तो कैसे दोनों के बीच में बैलेंस किया जाए, इस आर्टिकल में आपको डिस्कस करके बताया गया है। अपना क्विज देख लो आज का, बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल। मन से पढ़ोगे, चीज़ों को सीखोगे, तो कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और वोकैबुलरी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्विज पे अप्लाई होंगे। सॉल्यूशंस क्विज के आपको क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऐसे आर्टिकल डिस्क्रिप्टिव में बहुत काम आते हैं, क्योंकि नए नए आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं सेंसिटिव टॉपिक्स पे। करेक्ट टाइम टू डिसाइड। वक्त आ गया है, वक्त आ गया है डिसाइड करने का। अच्छा, क्या डिसाइड करना है? ऑन द हिमालयन रीजन कॉमा इट्स कैरिंग कैपेसिटी। बात की जा रही है हिमालयन रीजन की और इसकी कैरिंग कैपेसिटी की। हिमालयन रीजन क्या है? हिमालय पर्वत, जो तिब्बत, इंडिया, नेपाल, चाइना, ऑफ कोर्स सभी कंट्रीज जो हैं हिमालय श्रृंखला जो है, माउंटेन रेंज जो है, जिसको शेयर करती हैं। तो हमारे हिस्से में जो हिमालयन रीजन आता है, हम उसकी बात कर रहे हैं और उसकी कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, आर्टिकल में डिटेल में आपको बताया गया है, लेकिन देसी भाषा में समझा जाए तो कितनी पॉपुलेशन कितने एरिया में रह सकती है। भाई, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 1000 आदमी रह सकते हैं, तो हिमालयन रीजन में हो सकता है वहाँ 20 ही रह पाएँ। तो कैरिंग कैपेसिटी हमें क्या रखनी है और कितना इन एरियाज़ को बसाना है, समझ गए? टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिल्स कैन नॉट बी द सेम एज इन द प्लेन्स। टाइटल पैराग्राफ में ही आपको इसने अपना वर्डिक्ट दे दिया, फैसला सुना दिया। कह रहा है जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, सड़कें, ब्रिज, ओवर ब्रिज, फ्लाई ओवर जो आप बनाते हो, और कहाँ पे? पहाड़ों में, हिल्स में। कह रहा है जी, वो सेम हो ही नहीं सकता, वैसा हो ही नहीं सकता जैसा आप मैदानों में बनाते हो। तो मैदान में आपको 6 लेन हाईवे मिलेंगे नीचे, है ना, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स मिलेंगे, अंडर पासेज मिलेंगे। ये सब जो है उत्तराखंड में जाकर के एक्सपेक्ट मत करो, ऐसा करना पॉसिबल है ही नहीं। नेचर का नियम ही आपको ऐसा कहता है। डेवलपमेंट आपका सब्जेक्ट है, कैन नॉट भी इसकी वर्ब है, कैन नॉट भी इसकी वर्ब है। ये जो वर्ड है ना डेवलपमेंट, इसको हिंदी मीडियम वाले या हम इंडियंस जो है इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, इसको, है ना, डेवलपमेंट। तो मत बोलना आज से, सही प्रोनाउंसिएशन इसका यूज़ करो, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। धीरे धीरे करके एक एक दो दो वर्ड सुधारोगे ना, अपने आप ही प्रोनाउंसिएशन आपका सुधरने लगेगा। कहीं से तो शुरू करना है। एक दो वर्ड जो है हर 2-3 दिनों में देखा करो क्या उनकी स्पेलिंग होती है। जैसे कई लोग बोलते हैं सैटरडे, सैटरडे नहीं होता, सैटरडे होता है। बहुत लोग बोलते हैं ना सैटरडे, च नहीं लगाना, ये ट है। जैसे कई लोग बोलते हैं वेडनेसडे, वेडनेसडे। अब वेडनेसडे में जो डी है ना वो साइलेंट है, अपने बोलते हैं वेंसडे, वेंसडे, ठीक है। तो ये वारों के नाम और ये जो है थोड़ा तरीके से बोलो। वेंसडे बोलेंगे, वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, सैटरडे नहीं बोलेंगे, सैटरडे बोलेंगे, डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे। चलिए, डेवलपमेंट की वो होगी कैन नॉट बी। आगे बढ़ेंगे। अब जल्दी से ग्रामर कॉन्सेप्ट आपको करवाते हैं, बहुत ही प्यारा सा है। 2 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रहा हूँ मैं, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। डेफिनिट आर्टिकल द का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं करना, एज फार एज माउंटेन रेंजेस एंड वाटर बॉडीज आर कंसर्न्ड। माउंटेन रेंज क्या होती है? पहाड़ों की श्रृंखला। जैसे हिमालय जो ना, हिमालय वो एक माउंटेन रेंज है, विंध्याचल एक माउंटेन रेंज है, हिंदू कुश है, आल्प्स है, एंडीज है ना, वहाँ यूरोप में मिलेंगी आपको। ये सब माउंटेन रेंजेस है। इन पे इंडिविजुअल पीक्स बनी होंगी। जैसे हिमालय पे आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगी, सबसे ऊंची पीक। सेकंड नंबर पे केटू मिलेगी, केटू मिलेगी आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया में, है ना। फिर आपको थर्ड मिलेगी कंचनजंगा, जो आपको यहीं मिल जाएगी अपने उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर के पास में। तो इंडिविजुअल पीक्स के आगे द नहीं लगाया जाता, नेवर। लेकिन माउंटेन रेंजेस जो हैं, पर्वत श्रृंखला जो हैं, उनके आगे हमेशा आप द का इस्तेमाल करते हैं। बात आ गई समझ में? माउंटेन रेंजेस अक्सर अपने पीछे एस भी लगाती हैं। हिमालयास, हिमालय नहीं, हिमालयास, ऐसे एस आपको हमेशा लगा हुआ मिलेगा। तो थोड़ा आपको आइडिया भी लग जाएगा, जिसके पीछे एस आ रहा है ना, तो उसको अपने को द लगा के बताना है। इसी तरीके से जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ मतलब पानी के जो नदी, नाले, समंदर, ये बॉडीज ही है ना। वाटर बॉडीज हमेशा अपने आगे द लेंगी, लेकिन लेकिन लेक यानी तालाब और पौंड मतलब कि नहर के आगे द नहीं लगाना, ठीक है।
कोई लेक है जैसे सांबर लेक है, बहुत सारी लेक्स हैं, नाम आप जानते होंगे ना, बहुत सारी बेकाल लेक है। लेक्स के आगे आपको द नहीं लगाना, पॉन्ड्स के आगे, तालाबों के आगे द नहीं लगाना। बाकी हर वाटर बॉडी, चाहे समंदर हो, नदी हो, नाला हो, कैनाल हो, हमेशा उसके आगे द लगेगा। अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना 1-2 नंबर का आपको मिलेगा किसी किसी एग्जाम में, और वहाँ पे स्कोर जरूर करना है। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयास। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है हिमालय श्रृंखला की। माउंट एवरेस्ट एक पीक का नाम है, एक चोटी का नाम है, इसके आगे द नहीं लगेगा। एवरेस्ट अपने आगे द को नहीं लेगा। लेकिन हिमालय कोई चोटी नहीं है, हिमालय पूरे पहाड़ का नाम है, पर्वत श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में, या माउंटेन रेंज बोलते हैं। पीछे एस भी ले रही है, इससे आपको आइडिया भी लग गया। हिमालयास के आगे आपको द लगाना है, ठीक है। वैसे ही कैस्पियन सी इज़ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ मैनी लेक्स इंक्लूडिंग द लेक बेकाल। कैस्पियन सी जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन है बहुत सारी लेक्स की, बहुत सारी तालाबों की, जिसमें लेक बेकाल भी शामिल है। भाई लेक बेकाल, लेक है, लेक मतलब तालाब है, तो द इसके आगे नहीं लगेगा, इसका द उठा लो। लेकिन कैस्पियन सी जो है इसमें सी लग गया है, तो भाई साहब ये द कैस्पियन सी होगा। अगर आप जीएस के हिसाब से चलोगे तो शायद कैस्पियन सी दुनिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मूला मत लगा के आ जाना। ये है तो एक सी, हम इसको सी बोलते हैं, तो इसको सी की तरह ही ट्रीट करेंगे, लेक मान करके इसका द मत निकाल देना, ठीक है। कैस्पियन सी हो सकता है वो एक खारे पानी की झील हो जीएस के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जीएस नहीं लगानी। द वॉल्डन पॉन्ड इज लोकेटेड एट द बाउंड्री ऑफ पनामा कैनाल राइट नेक्स्ट टू एंडीज माउंटेन रेंज। जो वॉल्डन पॉन्ड है वो लोकेटेड है बाउंड्री पे पनामा कैनाल की, जो बिल्कुल बाजू में है एंडीज माउंटेन रेंज के। भैया एंडीज माउंटेन रेंज है तो द लगेगा, यहाँ पे द लगाओ, यहाँ पे द लगाओ। दूसरी चीज़, आपने पनामा कैनाल के आगे भी द नहीं लगाया तो यहाँ भी लगा दो, लगना चाहिए ना कैनाल के आगे द, और पौंड के आगे का द निकाल दो, पौंड तो लेती नहीं है, तो यहाँ का सीधा लिखना पड़ेगा आपको वॉल्डन पौंड। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर होगा, बहुत आसान है, लॉजिकली आपने सीख लिया है। अब आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की सारी वोकैब आपको दिखाते हैं ताकि आप इसको स्मूथली प्रोसेस कर सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें, और उसी के साथ में, और जिन बच्चों ने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है ज़रूर से अपनी एंड्रॉयड और iOS ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको सभी कोर्सेज मिलेंगे जिनमें पर्सनली आपको गाइडेंस मिल जाती है। राइटिंग के कोर्स में आपको लिखना सिखाया जाता है, आप लिख सकते हैं 70 से 80 घंटों में। इस कोर्स पे कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, फ़ायदा ले सकते हो इस कूपन कोड की मदद से आज। इसी तरीके से यूपीएससी कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग, एस्से, प्रेसी, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस कोर्स। हिंदी से, गुजराती से, बंगाली से, पंजाबी से आप इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं यूपीएससी किसी भी सिविल सेवा एग्जाम के लिए, इसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस सभी बैंकिंग एग्जाम्स की आपको तैयारी करवाई जाती है। इसी तरीके से सभी एसएससी एग्जाम्स का भी फुल प्रैक्टिस पैकेज अवेलेबल है। डाउनलोड द ऐप टुडे, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक रखा है। चलिए अब आगे बढ़े, क्लास को शुरू करें। ये कॉन्टैक्ट नंबर है टीम से बात करने का व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए वो कैप शीट है अपनी आज की 12 सितंबर की, जूम इन कर लें। पहला वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस, देखिए इस वर्ड का मतलब होता है लोकल या नेटिव, किसी जगह का ओरिजिनल। जैसे रत्नागिरी आम जो है वो रत्नागिरी जो महाराष्ट्र में एरिया है वहाँ पे ही बने होंगे, वहीं पे बनते हैं, तो इसलिए उनको रत्नागिरी बोलते हैं। तो रत्नागिरी मैंगोज या हाफूस मैंगो भी बोल देते हैं उसको शायद। रत्नागिरी मैंगोज आर इंडिजीनियस टू महाराष्ट्र। समझ पाए मेरी बात को? तो इस तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ करेंगे। जो भी चीज़ जहाँ की लोकल होती है, ओरिजिनल होती है, वहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और टू लगता है इसके बाद में। कंगारूज आर इंडिजीनियस टू ऑस्ट्रेलिया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया के लोकल हैं, नेटिव हैं, वहीं पे मतलब वहीं से ओरिजिनेट हुए थे। इसके लिए एक एडवांस वर्ड है अपने पास, एबोरिजिनल एंड डेनिजन। डेनिजन आज आप पहली बार देख रहे हैं, आर्टिकल में आप इस वर्ड को देखेंगे, ठीक है, डेनिजन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास मजल। मजल का मतलब होता है आवाज़ या गले को घोंटना, साइलेंस करना, किसी को सफोकेट करना। किसी का गला दबा दिया तब भी मजल कर दिया, किसी को बोलने से रोक दिया, उसकी आवाज़ दबा दी तब भी मजल कर दिया, है ना। दोनों तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ करें। द न्यू लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एम्स एट मजलिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। नया कानून जो सरकार ने बनाया है वो एम ऐड करता है, उसका ये मकसद है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, अभिव्यक्ति के अधिकार को मजल करना या उसका गला घोंटना, ठीक है। तो ये वर्ड इस तरीके से आप याद रखें। वेपन्स जो होते हैं ना, जितनी भी फायर आर्म्स है, फायर आर्म्स के आगे साइलेंसर लगता है, ठीक है। सुना होगा आपने साइलेंसर, भाई बंदूक बजेगी, अगर गोली चलेगी, बंदूक बजेगी, तो उसकी आवाज़ इधर उधर ना जाए तो उसके आगे अपने साइलेंसर लगाते हैं। लेकिन साइलेंसर हम उसको बोलते हैं, प्रोफेशनल्स उसको मजल बोलते हैं,
ठीक है। तो मजल को आप वैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी वेपन की आवाज़ को दबाने वाला वो मजल नाम का जो इक्विपमेंट होता है, साइलेंसर, जिसको आसान भाषा में बोला जाता है। अगला वर्ड है हैजर्डस। हैजर्डस होता है डेंजरस, है ना। टेक्नोलॉजी कैन बी हैजर्डस इफ़ इट इज़ यूज्ड विदाउट रिस्ट्रेंट एंड केयर। तकनीक डेंजरस हो सकती है अगर ये बिना रिस्ट्रेंट और केयर के इस्तेमाल की जाए, बिना किसी रिस्ट्रेंट होती है कंट्रोल खुद के ऊपर, है ना, बिना किसी लगाम के या कंट्रोल के और बिना किसी सावधानी के इस्तेमाल की जाए। रिस्की, डाइसी, पेरिलस, प्रिकेरियस सभी इसके सिनोनिम है। आज आप प्रिकेरियस नाम का वर्ड आर्टिकल में लिखेंगे। अगला वर्ड है पैलेटेबल। देखिए पैलेट क्या होते हैं, आपके माउथ का अपर पार्ट अंदर की तरफ से, समझ लो अंदर की तरफ से, जहाँ पे टेस्ट बर्ड्स हैं, ऐसा समझ लो। जहाँ पे आप कुछ खाना रखते हैं तो आपको पता लगता है मीठा है, नमकीन है, कड़वा है, खारा है या फीका है, इंसिपिड है। तो हर वो चीज़ पैलेटेबल होगी जो आपके पैलेट्स को अच्छी लगे। मतलब क्या हुआ, या तो वो खाने में बड़ी स्वादिष्ट हो या आपको वैसे अच्छी लगती हो। सिर्फ खाने से मत जोड़ना, पैलेटेबल खाली फूड नहीं होगा। मैंने कोई अच्छी बात बोल दी आपको तो वो पैलेटेबल लगेगी आपको। मैंने कोई अच्छा सुझाव दे दिया आपको जिससे आपकी लाइफ सुधर गई तो वो रेकमेंडेशन भी आपको पैलेटेबल लगेगी। तो हर वो चीज़ जो प्लेजेंट और सूटेबल है आपके लिए वो पैलेटेबल होती है अंग्रेजी में, क्योंकि आपके पैलेट पे, आपके टेस्ट बड्स पे जाकर के वो चीज़ अच्छे से आपको अच्छा अच्छा फील करवाती है। इसका बिल्कुल उल्टा है जी अनपैलेटेबल, जो चीज़ आपको अच्छी ना लगे, ना तो जिसका स्वाद अच्छा हो, ना आपको वो वैसे सुनने में समझने में अच्छी लगे। द आइडिया ऑफ वर्किंग वुमेन इज स्टिल नॉट पैलेटेबल टू मैनी रूरल हाउस होल्ड। जो आइडिया है वर्किंग वुमेन का, इंडिपेंडेंट आज़ाद काम करने वाली औरत का, कह रहा है वो आज भी पैलेटेबल नहीं है, सूटेबल या प्लेजेंट नहीं लगता है कई गांव में रहने वाले लोगों को या रूरल हाउस होल्ड्स को। उनको लगता है औरतें आज भी घर की गुलाम होनी चाहिए। एग्रीबल, टूथसम या सेवरी सभी इसके सिनोनिम्स हैं, टेस्टी या अच्छी चीज़ के। यू विल सी द वर्ड पैलेटेबल इन द आर्टिकल टुडे। चलिए लास्ट वर्ड है डिल्यूज। पहले तो बोलना सीखो इसको, डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब होता है फ्लड्स, लेकिन फ्लैश फ्लड्स, डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स, ऐसी बाढ़ जिसमें, मतलब बाढ़ सिर्फ नाम की नहीं है, तबाही वाली बाढ़ है, ठीक है। दूसरा इसका मीनिंग होता है जी किसी भी चीज़ का अचानक से बड़ी मात्रा में आ जाना। जैसे बाढ़ में तो पानी आया, डिल्यूज आपने उसको बोल दिया। लेकिन मान लीजिए घर पे आपके बहुत सारे मेहमान आ गए, अचानक से आ गए 15-20, किसी दिन, है ना, संयोग से आ गए, तो आप बोलोगे भाई आई सॉ अ डिल्यूज ऑफ रिलेटिव्स टुडे ऑन दिस सैटरडे, ऐसा बोल दो या संडे को, भाई संडे को घर पे मेहमानों की बाढ़ आ गई, है ना। तो ऐसे इस वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं दोनों तरीके से। पानी से कनेक्ट करके मत रखना, किसी भी चीज़ की जब बाढ़ आ जाए वहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल हो जाता है। अबाउट 1 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर होम्स इन द डिल्यूज। लगभग 10 लाख लोगों ने अपना घर खो दिया इस बाढ़ में। अब दूसरा वाला मीनिंग देख लो, द टीवी चैनल रिसीव्ड अ डिल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। टीवी चैनल ने एक बहुत ही बड़ी बाढ़ को देखा जो थी शिकायतों की प्रोग्राम को लेकर के। हर आदमी ने जिसने भी प्रोग्राम देखा होगा टीवी चैनल को शिकायत की होगी, तो एक बाढ़ सा, सैलाब सा आ गया। चलिए वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। बाढ़ के इसके सिनोनिम्स होते हैं डाउनपोर या इनंडेशन, और वैसे किसी चीज़ का सैलाब आ जाने के लिए इसके सिनोनिम्स होते हैं एवलांश या बैरेज। चलिए आर्टिकल पे आए। समरी दें आपको किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं हिमालयन रीजन में वैसी डेवलपमेंट मत करो जो प्लेन्स में होती है। आप 4 धाम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी चल रही है, लेकिन साइंटिफिकली अगर देखा जाए स्टडीज़ के हिसाब से तो 4 धाम के जो आप बड़े बड़े हाईवेज बनाना चाह रहे हैं ना, उसकी वजह से इन एरियाज़ में मैसिव डिस्ट्रक्शन होगी आने वाले कुछ दिनों में। अल्टीमेटली सरकार ने क्या किया, इन सब बातों पे गौर किया और एक नई कमेटी बिठा दी जो इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। उस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे ही सरकार जो है हिमालयन रीजन में आगे डेवलपमेंट को बढ़ाएगी। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि ये टाइम टू डिसाइड है, कमेटी आपको बिठानी ही थी, थोड़ा देरी से बिठाई है, लेकिन अब उसके हिसाब से ही आगे चलना। ये चीज़ को दिमाग से पहले से ही निकाल के रख दो कि जो पठारों में करते आ रहे हो मैदानों में, वैसी डेवलपमेंट आप उत्तराखंड या हिमाचल में कर पाओगे। प्रकृति ऐसी डेवलपमेंट्स को सपोर्ट नहीं करती है हिली रीजन्स में, तो उसी हिसाब से आपको बना के बैलेंस को चलना है, ठीक है। आज की टोन है सजेस्टिंग और एनालाइजिंग, एनालाइज भी कर रहा है और सजेस्ट भी कर रहा है सरकार को क्या करना चाहिए। चलिए आर्टिकल को अब शुरू करते हैं। जो बच्चे डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के, ये टॉपिक आपको किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। डेवलपमेंट और नेचर को कैसे बैलेंस किया जाए। कह रहा है जी द डिस्ट्रक्शन wreaked बाय द फ्लड्स इन नॉर्थ इंडिया इन अगस्त हैज़ इवोक्ड कंसर्न एट द हाइएस्ट लेवल्स।
कह रहे जो तबाही है, जो डिस्ट्रक्शन है, जो कोज की गई है, रीक की गई है। ये रीक वर्ड बड़ा शानदार वर्ड है, इसके कई कोलोकेशन मैंने आपको बताई, मैं भी बता दूंगा। अब इसका मीनिंग समझ लो, किसी चीज़ को कोज करना है ना। कह रहे जो तबाही जो है कोज की गई है या लगाई गई है, इन्फ्लिक्ट की गई है बाढ़ों के द्वारा, फ्लड्स के द्वारा, डिल्यूज के द्वारा, नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में। और कब? अभी 2 महीने पहले, यानी अगस्त में, 1 महीना पहले। कह रहा है इस डिस्ट्रक्शन ने ना इवोक कर दिया है, जगा दिया है, इंस्पायर कर दिया है चिंता को भारत के हाईएस्ट लेवल में, सरकार के सबसे ऊपर वाले लेवल में। ठीक है, डिस्ट्रक्शन सब्जेक्ट है, डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही। डिस्ट्रॉय नाम की वर्ब से डिस्ट्रक्शन नाम का नाउन बनाया गया है। हैज़ इवोक्ड इसकी वर्ब है। इवोक का मतलब किसी चीज़ को जगाना, इंस्पायर करना, इन्वोक करना, प्रोवोक करना, है ना। पहले तो कंसर्न नहीं था, लेकिन इस बाढ़ को देख करके सरकार को भी थोड़ा थोड़ा चिंता होने लगी है। रीक करना यानी किसी चीज़ को कोज करना। ध्यान रखें, ये वर्ड आपको अंग्रेजी में 90.9.9% जगहों पे इस वर्ड के साथ मिलेगा। इसलिए बता रहा हूँ, ये कोलोकेशन बनाते हैं, और क्लोज टेस्ट में ऐसे कोलोकेशन काम आते हैं। एक क्लास में प्रिपेयर कर रहा हूँ, आधी हो गई है, कोलोकेशन वाले सारे वर्ड्स आपको एक ही क्लास में करवाएंगे। अगली वोकैब सफारी की जो क्लास होगी 1 घंटे की होगी, जिसमें लगभग 100 कोलोकेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा देंगे। जैसे इम्पोज, अ फाइन, है ना, रीक, हैवक, इस तरह के सारे वर्ड्स। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है जी लास्ट मंथ अ बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. चंद्रचूड़ had suggested that an expert committee conduct a complete and comprehensive study। कह रहा है जी पिछले ही महीने एक बेंच जो थी, बेंच का मतलब होता है जजों का ग्रुप, इसको हिंदी में बोलते हैं पीठ। कह रहा है एक न्यायपीठ जो थी या बेंच जो थी, जिसकी अगुवाई में थे मिस्टर चंद्रचूड़ साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हैं। कह रहा है वो भी सजेस्ट कर चुकी थी इस चीज़ को कि एक एक्सपर्ट कमेटी जो है वो कंडक्ट करे एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को, एक डिटेल्ड सी स्टडी को, रिसर्च को। और रिसर्च किस पे? ऑन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन की कैरिंग कैपेसिटी पे, या पर क्या बोलते हैं उसको, एक पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितनी आबादी होनी चाहिए, इसके लिए एक वर्ड है ना। तो हिमालयन रीजन में कितनी कैरिंग कैपेसिटी ह्यूमंस की हो, पर स्क्वायर किलोमीटर पे कितने ह्यूमंस आपको हिमालय में मिले। चलिए बेंच की वर्ब है हैड सजेस्टेड, सजेस्ट कर चुकी थी बेंच इस चीज़ को। कमेटी की वर्ब है कॉन्डक्ट, यहाँ लगाया गया है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। 3-4 दिन पहले आपको करवाया था, आज रिपीट नहीं करूँगा। वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगाया जाता है जब भी कोई सजेशन, ऑर्डर, कमांड या विश दी जाए। कमेटी ने सजेस्ट किया ना कि कमेटी ऐसा करे, जब भी आपको बोलना हो ना कि ऐसा हो, ऐसा हो जाए, ऐसा करो, तो तब आपको क्या करना होता है, PSM का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वर्ब की बेस फॉर्म लगा करके सेंटेंस को बना दें। आई वॉन्ट दैट यू स्टडी हार्ड, या आई वॉन्ट दैट शी स्टडी हार्ड। अब शी के साथ भी स्टडी लगा रहे हो, शी के साथ भी स्टडी लगा रहे हो, नहीं लगेगा, शी के साथ तो स्टडी जाना चाहिए। लेकिन शी स्टडी हार्ड का मतलब यही है, मैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगा करके अपनी विश, कमांड या ऑर्डर को दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। पिछली क्लास देख लेना भाई, 5 मिनट वहाँ लगा के समझाया गया है। कह रहा है जी इसके बाद क्या हुआ, फॉलोइंग दिस द सेंटर हैज़ प्रपोज्ड सेटिंग अप अ 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी। कह रहे जी बिल्कुल इस घटना के बाद में चंद्रचूड़ साहब ने जब ऐसा कहा, फॉलोइंग दिस सेंटर प्रपोज कर चुका है एक सेटअप करने को, फॉर्म करने को 13 आदमियों की टेक्निकल कमेटी को। सेंटर ने बोला चलो हम कमेटी बनाई देते हैं, 13 लोग उसमें इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, वर्ब इसकी हैज़ प्रपोज्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। 13 मेंबर टेक्निकल कमेटी में 13 मेंबर एक हाइफनेटेड एडजेक्टिव है। इस कॉन्सेप्ट को आप महीने में 3-4 बार मेरे साथ देखते हो। जब भी एक नाउन एक एडजेक्टिव का काम करे तो वो नाउन कितना भी प्लूरल हो, उसके पीछे का एस निकाल दिया जाता है और उस नाउन के बीच में हाइफन लगा करके उसको हाइफनेटेड एडजेक्टिव बना दिया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा रेगुलर रहो, ये कॉन्सेप्ट भी आपका हो गया। कह रहे जी कैरिंग कैपेसिटी इज अ कॉन्सेप्ट डिराइव्ड फ्रॉम पॉपुलेशन बायोलॉजी and generally refers to the quantity of a species that can thrive sustainably in a defined ecosystem। कह रहे जी कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आधारित है, ड्राइव किया गया है या एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाला गया है पॉपुलेशन बायोलॉजी से, आबादी और बायोलॉजी से, और जनरली जो रिफ़र करता है, इंडिकेट या इशारा करता है उस मात्रा पे, उस क्वांटिटी पे जो है किसी भी प्रजाति के, स्पीसीज़ के, और वो स्पीसीज़ जो थ्राइव कर सकती है, फल फूल सकती है सस्टेनेबल मैनर में, टिकाऊ तरीके से, एक डिफाइंड इकोसिस्टम में, एक निर्धारित पर्यावरण में। तो पहाड़ों में इतने एरिया में 5 ही इंसान रहने चाहिए, है ना,
और 10 बंदर रहने चाहिए और 20 तोते होने चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो इस तरीके से साइंटिफिकली है ना किसी भी इकोसिस्टम के लिए कैरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है। अगर इससे ज़्यादा यहाँ पे हो जाएंगे तो इसमें ये दिक्कत होगी, मुर्गे ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे सांप बढ़ जाएंगे, है ना, इस तरह की बातें होने लगती हैं। तो ये कैरिंग कैपेसिटी एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को इसने सब्जेक्ट बनाया है, 2 वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है कैरिंग कैपेसिटी की इज़, दूसरी है रिफर्स। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो दोनों वर्ब्स ही सिंगुलर है। रिफर इसके बाद में हमेशा आप टू देखेंगे जिस भी चीज़ की तरफ रिफ़र किया जाता है। डिराइव करना, एक्सट्रैक्ट करना, यानी किसी चीज़ पे आधारित करके दूसरी चीज़ को बाहर निकालना। ठीक है। दैट की वर्ब है कैन थ्राइव, दैट आया है स्पीसीज़ के लिए, स्पीसीज़ यानी कि प्रजाति। आगे बढ़ेंगे। थ्राइव का मतलब समझते हैं ना आप, फलना फूलना, बर्जन, ब्लॉसम, फ्लरिश। वोकैब वाली उस सीरीज में हो चुका है अपनी वोकैब सफारी में। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। स्पीसीज़, पता नहीं ये एस लगा हुआ वर्ड जो प्लूरल वर्ड है इसके आगे इसने आ लगाया है, क्या ये कोई मिसप्रिंट है क्या? थोड़ा सोचो, इस कॉन्सेप्ट पे भी आएंगे घूम के। ठीक है। कह रहा है जी जनरली पॉपुलेशन एक्सीडिंग कैपेसिटी विल लीड टू अ नेचुरल डिक्लाइन इन नंबर्स। कह रहे जनरल सी बात यह है कि जो भी पॉपुलेशन एक्सीड करेगी इस कैपेसिटी को, वो लीड टू करेगी, हमें ले जाएगी एक प्राकृतिक तौर पे डिक्लाइन में नंबर्स के अंदर। एज विटनेस्ड व्हेन ग्रासलैंड्स और ओवरग्रेज्ड और इन्वेसिव स्पीसीज थ्रोटल एग्जिस्टिंग बायोम। कह रहा है कि जैसा देखा भी जाता है, विटनेस भी किया जाता है, जब ग्रासलैंड्स या फिर जरूरत से ज़्यादा घास से कटे हुए ओवरग्रेज, जहाँ पे ग्रेजिंग खूब हो गई, सारी घास जो है पशु खा गए, या फिर इन्वेसिव स्पीसीज जो हैं वो थ्रोटल कर देती हैं, स्टिफल कर देती हैं, गला घोट के सप्रेस कर देती हैं अपने एग्जिस्टिंग बायोम को, एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम को, हैबिटेट को, नेचुरल कम्युनिटी को। जैसे ही कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी ना किसी जानवर की, तो या तो वो जानवर अपनी ही प्रजाति को ख़त्म कर देगा या फिर वो किसी और प्रजाति को खा जाएगा। सुना होगा आपने, है ना, कि बहुत सारे ये वाला जानवर ज़्यादा हो गया तो ये वाले जानवर मर जाएंगे, या ये वाले जानवर को खा जाएगा, ये खुद ही लड़के मर जाएंगे। तो यही कह रहा है कि ये हमने देखा भी है ग्रास लैंड्स में, ओवरग्रेज्ड में एरियाज़ में इन्वेसिव स्पीसीज जो होती हैं, इन्वेड करने वाली, बाहर से आने वाली जो स्पीसीज होती हैं, वो पूरे एग्जिस्टिंग बायोम को ख़त्म कर देती हैं क्योंकि उनकी कैरिंग कैपेसिटी उस एरिया में बढ़ जाती है। पॉपुलेशन की वर्ब है विल लीड टू, स्पीसीज की वर्ब है थ्रोटल। ठीक है। ये स्पीसीज हो सकती हैं ग्रासलैंड्स, ये हो सकती हैं ओवरग्रेज्ड, या ये हो सकती है इन्वेसिव। ये स्पीसीज ऐसी हो सकती है जो घास खाती हैं, या ये वो स्पीसीज हैं ज़रूरत से ज़्यादा घास खा चुकी हैं, या ये वो हैं जो कहीं और से कहीं और घुसी हैं, इन्वेड करके किसी और एरिया से किसी और एरिया में चली गई हैं। थोड़ा मुश्किल सेंटेंस है, मीनिंग आपको मोटा मोटा मैंने निकाल के बता दिया। कह रहे जी अप्लाइंग दीज आइडियाज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिल स्टेशंस and Himalaya states, the Himalayan states, the challenge is between balancing rising population, infrastructural needs and precarious geography is bound to be a challenging enterprise। लंबा सेंटेंस, 2 हाइफन्स, ऐसे सेंटेंस को फटाफट काट के छोटा कर दो। ये जो हाइफन से हाइफन है इसको अलग कर दो, बाकी का सेंटेंस पढ़ लो, फिर बीच वाले को ऐड करेंगे। कह रहे जी अप्लाई करते हुए इन आइडियाज़ को जो ऊपर हमने बात की, इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सिचुएशन में जो है हिल स्टेशंस की और हिमालयन स्टेट्स की, ऐसी स्टेट्स जो हिमालय पे बसी हुई हैं, खास करके उत्तराखंड और आपका हिमाचल। कह रहे ये जो है ना अप्लाइंग जो स्टेट्स, इस पूरे जो है मतलब इस आइडिया को जो अप्लाई करने का काम है, कह रहा है वो बाउंड टू बी है, वो बंधा ही हुआ है कि वो चैलेंजिंग होगा, एक बहुत ही मुश्किल वाला एंटरप्राइज या कोशिश होगा। आ रही बात समझ में? हिमालयन स्टेट्स में लोगों को रोज़गार चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, सबको बड़े बड़े हाईवे चाहिए, 4 धाम की यात्रा भी करनी है लोगों को, मंदिर मस्जिद भी जाना है, बड़े बड़े, समझ गए ना, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सबको चाहिए। कह रहा है जी भारत जैसे देश में हिमालयन स्टेट्स पे अगर ये फॉर्मूले आप लगाओगे तो ये ज़रूर ही बाउंड है कि ये चैलेंजिंग ही होगा, आपको बड़ी चुनौतियाँ समाज से देखने को मिलेंगी। अप्लाइंग जो है ये सब्जेक्ट है, एक जीरंड है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म, इसकी वर्ब है इज। व्हेन समथिंग इज बाउंड टू डू समथिंग, तो वो चीज़ बंधी हुई है, डेस्टाइंड है कि वो यही करने वाली है ना, इट इज़ बाउंड टू डू समथिंग, ये ऐसा करने वाली है। अब बीच वाला देख लो, बीच में कह रहा है जी चैलेंज जो है ना, सारी चुनौती जो है इन 2 चीज़ों के बीच में है। बैलेंस करना है बढ़ती हुई आबादी को, इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड को, और दूसरी चीज़ कौन सी है, प्रिकेरियस ज्योग्राफी को, इन एरियाज़ की बहुत ही खतरनाक जो भूगोल है उसको। सारा चैलेंज यही है कि आबादी को कैसे खाना खिलाएं, रोज़गार दें, और कैसे यहाँ पे खतरनाक जो है भूगोल को भी बैलेंस करके चलें। चलिए, चैलेंज की वर्ब होगी इस। समझ में आ रहा है ना सेंटेंस? ये बीच वाला मैंने थोड़ा अलग करके आपको समझा दिया। आगे कह रहा है जी गोइंग बाय रीसेंट हिस्ट्री, इट इज़ अनलाइकली दैट अ डिसइंटरेस्टेड साइंटिफिक ओपिनियन विल बी पैलेटेबल
टू एवरी स्टेक होल्डर्स इन द हिमालयन स्टेट्स। वही बोल रहा है, कह रहा है अगर गो बाय करें, गो बाय करना यानी किसी चीज़ के हिसाब से चलना, किसी चीज़ को आपने देख लिया और उसके हिसाब से अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बनाया। कह रहा है अगर हिसाब से चले ना रिसेंट हिस्ट्री के, तो बड़ा ही अनलाइकली है, बड़ा ही असंभावित है ये चीज़ कि एक डिसइंटरेस्टेड साइंटिफिक ओपिनियन जो है, डिसइंटरेस्टेड क्या होती है, जिसका कोई भी इंटरेस्ट ना हो किसी भी तरफ, जो निष्पक्ष हो, अनबायस्ड हो, जस्ट हो, है ना, डिस्क्रिमिनेटेड ना हो। तो कह रहा है एक निष्पक्ष अगर साइंटिफिक ओपिनियन आप लें तो वो पैलेटेबल नहीं लगेगी, वो अच्छी नहीं लगेगी समाज के कई वर्गों को हिमालयन स्टेट्स के अंदर। आई बात समझ में? रिसेंट हिस्ट्री तो हमारी यही कहती है कि समाज जो है भावुक हो जाता है जब भी हिमालयन स्टेट्स में सड़कें बनाने की बात होती है। आधा समाज बोलता है कि सड़कें बनाओ और आधा बोलता है कि मत बनाओ। इट की वर्ब है इज, ओपिनियन की वर्ब है विल बी पैलेटेबल। पैलेटेबल हर वो चीज़ है जो आपको अच्छी लगे, जो अच्छी ना लगे वो अनपैलेटेबल है। याद है ना वर्ड? डिसइंटरेस्टेड मतलब जिस आदमी का इंटरेस्ट दोनों तरफ ही नहीं है। साइंटिफिक ओपिनियन ऐसी है जो सिर्फ साइंस के ऊपर बेस्ड है, ना किसी रिलीजन ना किसी आइडियोलॉजी के ऊपर आधारित है। डिसइंटरेस्टेड यानी अनबाइस्ड। कह रहा है जी, फॉलोइंग द डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन उत्तराखंड इन 2013 द सुप्रीम कोर्ट हैड अपॉइंटेड अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स टू इवेल्युएट द रोल ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन द स्टेट। अब ये वो हिस्ट्री आपको बताएगा रिसेंट हिस्ट्री क्या है। कह रहा है जी फॉलोइंग यानी कि बाद में, उन डिवास्टेटिंग फ्लड्स के, उन तबाही भरी बाढ़ के, डिल्यूज के, जो उत्तराखंड में आया था 2013 में। कह रहा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो थी उसने अपॉइंट कर दिया था एक एक्सपर्ट्स की कमेटी को, ताकि वो मूल्यांकन कर सके, जायजा ले सके, असेस या इवेल्युएट कर सके रोल या भूमिका को हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मतलब बांध से बिजली बनाने का काम, बड़ा डैम बनाओ फिर उससे टरबाइन घुमाओ। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के रोल को इवेल्युएट करने के लिए स्टेट में, उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी बाढ़ के बिल्कुल बाद। कमेटी की सुप्रीम कोर्ट की वो है हैड अपॉइंटेड, पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हो गया है क्योंकि ये काम सुप्रीम कोर्ट कर चुका था, है ना, कर चुका था। पास्ट का भी पास्ट है। इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना, जायजा करना, असेस करना, अप्रेज करना, है ना, ये सारे इसके सिनोनिम है। कह रहे जी वाइल द कमिटीज रिपोर्ट डिड इन्फ्लुएंस अ रिडक्शन इन द प्रपोज्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, दे फेल्ड टू रेस्ट्रिक्ट रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट्स एंड द कार्विंग ऑफ माउंटेन साइड इन वेज। कह रहे जहाँ पे जो कमेटी की रिपोर्ट्स हैं इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, इस कमेटी ने जो रिपोर्ट लाई थी उससे थोड़ा प्रभाव पड़ा एक रिडक्शन में, एक कमी में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के प्रपोज होने की है। पहले सरकार सोच रही थी 100 बनाएंगे, अब सरकार सोच रही है 15 बनाएंगे, है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो कह रहे हैं जहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की प्रपोजल की मात्रा में थोड़ा रिडक्शन आया है इस कमेटी की रिपोर्ट की वजह से। कह रहे हैं वहीं पे ये सारी रिपोर्ट जो है नाकामयाब रहीं, फेल रहीं रोक देने में या पाबंद कर देने में सड़कों को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट्स को, और कार्विंग अप करने को। कार्व अप करने का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना, बीच में से स्प्लिट करना माउंटेन साइड्स को, पर्वतीय इलाकों को, उन तरीकों में इन वेज दैट वर डीम्ड अनसूटेबल फॉर द टोपोग्राफी, जो माने गए थे, डीम किए गए थे, कंसीडर किए गए थे सूटेबल नहीं है इस टोपोग्राफी के लिए, इस पूरी लोकेशन के लिए, है ना, इस पूरी ज्योग्राफी के लिए। टोपोग्राफी ज्योग्राफी एक ही बात है, इसको लैंडस्केप भी बोलते हैं, समझ गए। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कम हो गए उत्तराखंड में, अब ज़्यादा बांध बिजली वाला खेल नहीं चल रहा है, लेकिन रोड के प्रोजेक्ट्स आज भी बड़े बड़े हो रहे हैं, रोडों को बड़ा किया जा रहा है और माउंटेन्स को तोड़ फोड़ के कार्व करने की कोशिश की जा रही है, वही तरीक़ों से की जा रही है जो कि इस रिपोर्ट में लिखा गया था कि वो सूटेबल बिल्कुल नहीं है, उत्तराखंड में नहीं होने चाहिए। रिपोर्ट्स की ओवर डेड इन्फ्लुएंस दे आया रिपोर्ट्स के लिए, द रिपोर्ट्स फेल्ड। कार्व अप करना, किसी चीज़ को काटना तोड़ना, है ना, कार्व करने का मतलब ही होता है काट छांट करना। कार्व अप से एक और फेजल वर्ब बनती है जिसका मतलब होता है कार्व आउट करना, इसका मतलब होता है तराशना। जैसे एक स्किल्ड जो मूर्तिकार होता है ना, वो क्या करेगा, मूर्ति, पत्थर के अंदर मूर्ति देख लेता है, वो बड़ा सा पत्थर लेगा, उसको तराश तराश के, काटे साइडों से उसको तराश तराश के उसमें से मूर्ति निकाल देगा। तो एग्जैक्टली जो वो एक्शन है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कार्व आउट करना। बढ़े आगे। कह रहा है जी द लेटेस्ट प्रपोजल बाय द सेंटर इज नॉट न्यू, सेमीकोलम, एज फार बैक एज 2020 it had circulated among the 13 Himalayan states guidelines to assess the carrying capacity of their hill stations, cities and eco-sensitive zones। कह रहे जो लेटेस्ट प्रपोजल है सेंटर के द्वारा, ये कोई नया प्रपोजल नहीं है, इट इज़ नॉट न्यू। ऐसा नहीं है पहली बार सेंटर ने कुछ ऐसा सोचा है, कोई कमेटी बिठाई है। कह रहा है जी अगर देखा जाए एज फार एज बैक 2020 में, 2020 में, तो यही सेंटर जो है सर्कुलेट कर चुका था 13 हिमालयन स्टेट्स में गाइडलाइंस को कि वो असेस करें, मूल्यांकन करें या
इवेल्युएट करें कैरिंग कैपेसिटी को अपने अपने हिल स्टेशंस की, अपने अपने शहरों की और इको सेंसिटिव जोन्स की, ऐसे जोन्स, ऐसे एरियाज़ जिनकी इकॉनमी बड़ी सेंसिटिव है। तो ये पहले भी हो चुका है 2020 में। प्रपोजल की वर्ब है इज़, ठीक है, इट आया सेंटर के लिए, इट की वर्ब है हैड सर्कुलेटेड। पास्ट का काम पास्ट में हो चुका है भाई, अब 2023 चल रहा है। 2023 में प्रपोजल सेंटर ने दे दिया। इस 2023 में जो प्रपोजल दे दिया सेंटर ने, जो पास्ट में हो चुका काम, उसके भी पास्ट में 2020 में भी कुछ किया था उसने। तो व्हेन पास्ट ऑफ पास्ट इज इंट्रोड्यूस्ड यू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, है ना, हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कह रहा द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैड इन मे रिमाइंडेड ऑल द स्टेट्स टू अंडरटेक सच अ स्टडी एंड सबमिट देम एज अर्ली एज पॉसिबल। कह रहे पर्यावरण विभाग जो है वो भी रिमाइंड कर चुका था मई के महीने में सारे राज्यों को कि वो अंडरटेक करें, अपने जिम्मे में लें। अंडरटेक करना यानी किसी चीज़ को टेक अंडर करना, अपने जिम्मे में लेना, किसी काम को शुरू करना। कि वो सारी स्टेट्स, राज्य जो हैं 13 हिमालयन राज्य हैं, वो अंडरटेक करें ऐसी स्टडी को और सबमिट करें उन सभी स्टडीज़ को जितना जल्दी हो सके, एज अर्ली एज पॉसिबल। मिनिस्ट्री की वो है हैड रिमाइंडेड, पास्ट ऑफ पास्ट। अंडरटेक करना, किसी चीज़ का जिम्मा लेना और उसको अपने नीचे करवाना। कह रहे द क्राइसिस ऑफ लैंड सब्सिडाइज experienced in Joshimath, Uttarakhand in January had also sparked a debate on the conflict between infrastructure development and ecology. कह रहा है ये जो क्राइसिस था, ये जो बड़ा विपत्ति या आपदा थी, जो लैंड सब्साइडेंस की थी। लैंड सब्साइडेंस मतलब लैंड का कोलैप्स करके, फिसल करके सिंक कर जाना। जोशीमठ के आपने कुछ देखे होंगे पिक्चर्स, वीडियोस, है ना, नेट पे। कह रहा है जो क्राइसिस था लैंड सब्साइडेंस का, जो जोशीमठ उत्तराखंड में हुई है इसी साल जनवरी 2023 में, इसने भी भड़का दिया, स्पार्क कर दिया एक बहस को। और किस पे? जो बहस है इस झगड़े के बीच में, इस कशमकश या संघर्ष के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है और इकोलॉजी का है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का है और किसी एरिया के पर्यावरण का है। कह रहा है लेकिन बट इन अ मैटर ऑफ मंथ्स हिमाचल प्रदेश सॉ एन अनएक्सपेक्टेड डिल्यूज वॉशिंग अवे रोड्स एंड हाईवेज। कह रहे लेकिन कुछ ही महीनों में, मैटर ऑफ मंथ्स में, हिमाचल प्रदेश ने देखा एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिल्यूज को, एक ऐसे बिना आशा के बाढ़ को। डिल्यूज समझ गए ना, सैलाब अचानक से आने वाला, जो वॉश अवे कर गया, धो करके साथ में ले गया, उखाड़ करके सड़कों और हाईवेज को। और जो कहाँ बने थे? बिल्ट ऑन डिन्यूडिंग माउंटेन्स, जो बने थे, बिल्ट हुए थे डिन्यूड होते हुए माउंटेन्स पे, गंजे पड़ते हुए पहाड़ों पे। डिन्यूडिंग माउंटेन्स कौन से हैं? तोड़ तोड़ के साइड से काट काट के जगह बना रहे हो। यहाँ से एक अंडरपास बना दिया ना, ये डिन्यूड कर रहे हो आप, गंजा कर रहे हो माउंटेन को, हज़ारों सालों से बना हुआ है। तो जैसे ही ये बाढ़ आई, सारे इन हाईवे जो आपने सालों भर में बनाए थे ना, सारे हाईवेज़ को ये बाढ़ एक बार में, घंटों में बहा करके ले गई। हिमाचल प्रदेश की वो है 100। डिल्यूज आप देख चुके हैं, डिन्यूड मैंने आपको बता दिया। और कुछ देखने वाला है? चलो, सब्सिडेंस मतलब वो धंस जाती है ज़मीन अंदर, है ना, अचानक से खड़े खड़े ही आपने देखा कि 15 फुट जो है ज़मीन अंदर चली गई कहीं कहीं, तो इसको बोलते हैं लैंड सब्सिडेंस। कह रहा है जी मोर कमिटीज़ एंड रिपोर्ट्स विल नॉट चेंज द रियलिटी दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिल्स कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड एज इन द प्लेन्स। कह रहा है और भी कमेटियाँ और रिपोर्ट बिठा लो आप, कह रहा है कितनी मर्जी बिठा लो, पर ये चेंज नहीं करेंगी, इस चीज़ को बदलाव नहीं लाएंगी इस रियलिटी में, इस हकीकत में, कि जो ढांचे की डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है हिल्स में यानी पहाड़ों में, वो एग्जीक्यूट ही नहीं की जा सकती उस तरीके से जैसे आप मैदानों में करते हैं, इन द प्लेन्स करते हैं। कमिटी एंड रिपोर्ट्स दोनों की वर्ब है विल नॉट चेंज, डेवलपमेंट की वर्ब है कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये है एक्टिव में विल नॉट चेंज, ये है पैसिव में कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। चलिए, अब ये आर्टिकल रहेगा थोड़ा सा, 2-3 लाइनें रह गई, ये मैं करवा देता हूँ आपको। मोटा मोटा आपने आर्टिकल पूरा समझ लिया है। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है जो ऊपर छोड़ के आए हैं, फटाफट उसको देखते हैं, ठीक है। आसान है, कर चुके हैं आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत बार। जिन बच्चों को इस स्लाइड याद है वो देखते ही बता देंगे कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ वर्ड्स अंग्रेजी में धोखेबाज, जिनके पीछे एस लगा होता है, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर हैं। अब उनके नाम में एस पड़ गया तो आपको लगता है ये अच्छा प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो वर्ड एस लगा के भी सिंगुलर ही है, उस एस का कुछ और मीनिंग है। जैसे ये बीमारियाँ, एड्स, रिकेट्स, मम्स, डायबिटीज़, सब सिंगुलर बीमारियाँ हैं ना। डायबिटीज़ मतलब शुगर या मधुमेह, सिंगुलर बीमारी है। तो डायबिटीज़ का एस देख करके इसको प्लूरल मत समझ लेना, इसकी वर्ब प्लूरल मत लगाना। जैसे सारे के सारे डिसिप्लिन्स, सब्जेक्ट्स, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, थर्मोडायनेमिक्स, ऐसा लग रहा है पीछे।
सोशल स्टडीज़ का पेपर होगा तो सोशल स्टडीज़ एक ही सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस लगने से प्लूरल नहीं बनाना है। ये दो गेम्स हैं, बिलियर्ड्स और ड्रॉट्स, पीछे एस आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर गेम्स हैं। जैसे क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, वैसे बिलियर्ड्स है ना। बिलियर्ड्स इज़ अ गुड गेम, बिलियर्ड्स एक अच्छा गेम है, इज़ है ना, इज़। फिर दो नाउन्स हैं जिनके आगे अ और लगता है, पीछे एस लगा के घूमते हैं, लेकिन ये ऐसे अजीब से नाउन है, पीछे का एस लगाएंगे और आगे भी अ लगा के चलेंगे। पहला है शैम्बल्स, दूसरा है मीन्स। शैम्बल्स का मतलब होता है अफरा तफरी का माहौल, अ शैम्बल्स इस फ्रेज को आप अक्सर देखेंगे। और मीन्स का मतलब होता है साधन, किसी भी काम को करने का, है ना। तो अ मीन्स, ऑल मीन्स, एनी मीन्स, ऐसे आप इस फ्रेज को देखेंगे। इसका एस देख करके धोखा नहीं खाना है, सिंगुलर है ये, प्लूरल नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट दो वर्ड्स, तीन वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर भी हैं प्लूरल भी हैं। इनका एस देख करके आप नहीं बता पाओगे ये सिंगुलर है सेंटेंस में या प्लूरल है, मीनिंग से आपको निकालना पड़ेगा। ये वर्ड्स हैं स्पीसीज, सीरीज और वेयर अबाउट्स। स्पीसीज का मतलब है प्रजाति, वेयर अबाउट्स का मतलब है अता पता, सीरीज का मतलब है श्रृंखला। अब आपको क्वेश्चंस बताते हैं एग्जाम में कैसे मिलेंगे और कैसे उनको टैकल करना है इस नॉलेज के बेस पे। इंडियन पॉलिटिक्स इज या आर गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर द पोल्स। भारत की जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो रही है, बदलाव से गुजर रही है इलेक्शन से पहले, बिफोर द पोल्स। क्या पॉलिटिक्स जो राजनीति है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? अरे सिंगुलर है। इंडियन पॉलिटिक्स इज गोइंग थ्रू, ना कि आर गोइंग थ्रू। बात समझे मेरी? बस यही आपको देखना है, पीछे का एस देख करके प्लूरल वर्ब नहीं देनी है। गवर्नमेंट्स यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज अ मीन या मीन्स टू ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी व्हेन देयर इकोनॉमीज आर इन अ शैम्बल या अ शैम्बल्स। सरकारें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज़ करती हैं एक उपाय के तौर पे, मीन या मीन्स के तौर पे, स्थिरता को लाने का, जब उनकी इकोनॉमीज जो हैं वो अफरा तफरी के माहौल में होती हैं। इस अ को देख करके ऐसा मत सोच लेना कि सर मैं मीन लगा जाता हूँ, क्योंकि अ तो सिंगुलर है और मीन भी सिंगुलर हो जाएगा। मीन्स नाम के वर्ड का इस्तेमाल करना है जिसका मतलब होगा एक तरीका या उपाय। दे यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एज अ उपाय या मीन्स। और जब उनकी इकोनॉमी शैम्बल्स में होती है, शैम्बल्स का मतलब है अफरा तफरी, अ शैम्बल्स जो है बिल्कुल सही फ्रेज है। ऑल थ्री टीवी सीरीज फीचरिंग द एक्टर्स या एक्टर हैज़ या हैव बिन अ हिट एंड अ न्यू सीरीज इज या आर अंडर प्रोडक्शन। तीनों जो टीवी सीरीज हैं इस एक्टर की वो एक हिट रही हैं, सुपर हिट रही हैं, और जो नई वाली सीरीज है वो अंडर प्रोडक्शन है। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, यहाँ पे श्रृंखलाएं हैं तीन, थ्री सीरीज, लेकिन श्रृंखला वर्ड तो श्रृंखला ही रहेगा, सीरीज ही रहेगा। इस केस में तीन लग जाने की वजह से ये प्लूरल बन जाएगा और मैं लिखूंगा हैव बिन अ हिट। लेकिन यहाँ पे नई जो सीरीज है वो अकेली है, अ न्यू सीरीज। यहाँ पे सीरीज नाम का वर्ड है सिंगुलर, पीछे का ऐसा रहेगा इसका, और यहाँ पे आप लगा देंगे इज अंडर प्रोडक्शन। समझे? लॉजिक से समझा दिया। यही बच्चे सोचते रहते हैं सर यहाँ सीरीज की प्लूरल वर्ब है, यहाँ क्यों सिंगुलर है। लॉजिक, हर चीज़ का लॉजिक आपको दिया जाएगा। ये तीन वर्ड्स ऐसे ही अंग्रेजी में ये इसी फॉर्म में रहेंगे, सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब ले लेंगे, प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका साफ साफ, सुंदर सुंदर। आज के क्विज में कॉन्सेप्ट पूछा गया है। चलिए बढ़े आगे। चलिए लास्ट के बचे एक दो सेंटेंसेस। कहाँ गए थे हम, कहाँ पहुँच गए थे? है ना, एग्जीक्यूटेड इन द प्लेन्स। कह रहा है ईदर स्टेट्स मस्ट बेयर द हायर कोस्ट दैट कम्स फ्रॉम बिल्डिंग मोर सस्टेनेबली एंड मिनिमाइजिंग द रिस्क टू डेनिजेंस और डेजिग्नेट रीजन्स एज नो गो जोन्स। कह रहा है अब दो ही उपाय बचते हैं, या तो स्टेट्स को बेयर करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा उस बड़ी कीमत को जो आती है, जो कम फ्रॉम होती है बिल्ड करने से और ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से, और मिनिमाइज करने से रिस्क को जो है डेनिजेंस को। आ रही बात समझ में? भैया आपको हाईवे बनाना है तो ऐसा एडवांस्ड हाईवे बनाओ, इंजीनियरिंग मार्वल हो अपने आप में, पर्यावरण को कम से कम बिगाड़े, चाहे 5 गुना दाम लगा करके बने वो, वहाँ के लोग जो है, वहाँ की सरकार जो है उसका हाईवे का खर्चा देखेगी। तो या तो आपको इस कॉस्ट को बेयर करना पड़ेगा, सस्टेनेबल तरीके से चीज़ों को बनाओ और महंगा बना लो भले, या फिर डेजिग्नेट करना पड़ेगा। स्टेट्स मस्ट डेजिग्नेट कुछ रीजन्स को जो होंगे नो गो रीजन्स, जहाँ पे कोई नहीं जा सकता। अरे बात समझ में? ऐसा दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा अगर आपको लंबे वक्त तक टिकना है तो। चलिए स्टेट्स आपका सब्जेक्ट है, इसकी दो वर्ब्स है, पहली वर्ब है मस्ट बेयर, दूसरी वर्ब है और डेजिग्नेट। ठीक है, दोनों और से जुड़ी हुई हैं, स्टेट्स मस्ट बेयर और स्टेट मस्ट डेजिग्नेट। दैट आया हायर कोस्ट के लिए, कोस्ट की वर्ब है कम्स। डेनिजन होते हैं वहाँ के लोग, वाशिंदे, अबोरिजिनल, लोकल या नेटिव्स। कह रहे द लेटर हैज़ फॉर डेकेड्स प्रोवाइडेड फर्टाइल ग्राउंड फॉर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म।
कह रहा है जो बाद वाला जो उपाय है, जो तरीका है नो गो जोन बनाने का, कह रहा है जो लेटर है ना, यानी बाद वाला, फॉर्मर मतलब पहले वाला, कह रहा है बाद वाला जो उपाय है उसने डेकेड से प्रोवाइड किया है, कई दशकों से ला करके दिया है उपजाऊ ज़मीन को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए, राजनीतिक मौका परस्ती के लिए। नो जोन बना दिया, इनर लाइन परमिट जोन बना दिया, है ना, ट्राइबल्स को खुश कर दिया वहाँ के। कह रहा है बाद वाला तो ये पॉलिटिकल लोग जो हैं, हस्तियाँ, ये अपॉर्चुनिज्म के तौर पे, मौका परस्ती के तौर पे इस्तेमाल करती आई हैं। लेटर की वर्ब है हैज़ प्रोवाइडेड। फर्टाइल ग्राउंड होता है यानी किसी चीज़ को करने के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस। कह रहा है एज अनइक्विवोकल साइंटिफिक एविडेंस कंक्लूड्स द ऑप्शन टू किक द प्रोवर्बियल कैन डाउन द रोड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। कह रहा है कि जैसा कि साफ साफ जो साइंटिफिक एविडेंस है, अनइक्विवोकल यानी साफ साफ, क्लियर, साफ साफ जो वैज्ञानिक प्रूफ हमें मिले हैं, जो रिसर्च एविडेंस मिली है, वो कंक्लूड करती है कि जो ऑप्शन जो है ना, जो विकल्प जो है हमारे पास इस काम को करने का, किक द प्रोवर्बियल कैन डाउन द रोड। देखिए किक द कैन डाउन का रोड का मतलब क्या होता है, आप रोड पे जा रहे हो, रास्ते में कैन आया, है ना, टिन आया, आपने उसको लात मारी, वो और आगे चला गया, फिर आप वहाँ पहुँचे, फिर आपके रास्ते में आया, फिर आपने फिर लात मारी, फिर वो और आगे चला गया। कैन डाउन द रोड किक करने का मतलब होता है जी किसी चीज़ को टालते रहना, क्योंकि आप उससे डील नहीं कर पा रहे हो। आप उस कैन को उठा के साइड में नहीं रख रहे हो, बस पैर से लात मार देते हो, वो और आगे चला जाता है, फिर आपको आगे मिलेगा। कह रहे कि ये जो ऑप्शन है ना, ये लात मार मार के काम को आगे बढ़ाने का, अवॉइड करने का, डिले करने का, इस पूरी प्रॉब्लम से निपटने को, कह रहा है अब ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, अब हमारे पास टाइम बचा ही नहीं है। साइंटिफिक एविडेंस ऐसा कंक्लूड करती है, एविडेंस कंक्लूड्स, ऑप्शन की वर्ब है एग्जिस्ट। किक द कैन डाउन द रोड का मतलब है चीज़ों को आगे से आगे टाल मटोल करना, ताकि उनसे आपको निपटना ना पड़े। प्रोवर्बियल का मतलब है, ये मुहावरी कैन की बात हो रही है यहाँ पे, समझ गए ना। प्रोवर्बियल मतलब जैसा कि इस मुहावरे वाले में बताया गया है, किक द प्रोवर्बियल कैन डाउन द रोड। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को, क्लास शायद थोड़ी लंबी हो गई, चीज़ें काफ़ी आ गई आज। आ जाओ अपने क्विज पे। फर्स्ट में पूछा है जी, कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किस चीज़ से जुड़ा है पॉपुलेशन बायोलॉजी में, क्या मतलब है इस कॉन्सेप्ट का। मेरे ख्याल से अच्छे से आपको समझा दिया। थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करो, हिंदी बना लो इन चारों की। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया, वहाँ से मैच इट। सेकंड में पूछा है जी, सेंट्रल मैसेज क्या है इस पूरे आर्टिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के हिमालयन रीजन में। क्या कहता है आर्टिकल, खूब बनाओ, मत बनाओ, सोच के बनाओ, समझ के बनाओ, बनाओ ना बनाओ, क्या कहता है। तो चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, बनाना ज़रूरी ही नहीं है, या रिसर्च ही मत करवाओ, है ना। ये थोड़ा इजी है, आंसर्स देखते ही निकल आएंगे अगर आप इन चारों को पढ़ेंगे तो। फर्स्ट कमेंट में इसका भी आंसर डाल दिया है, हिंट के साथ में अपना निकालो और मेरे वाले से मैच करो। थर्ड फोर्थ में वो क्या मिलेगी, किक द कैन डाउन द रोड, इसका मीनिंग पूछा है, ऑफकोर्स ये इडियम आपको आती है। चौथे में आपसे पूछा है जी, ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी ना लगे, आपको टेस्टी या आपको लुभावनी ना लगे, तो उसको क्या बोलेंगे। पांचवा सिनोनिम पूछा आपसे डेनिजन वर्ड का, ऑफकोर्स ये वर्ड आपको आता है। हो सकता है बी और सी दोनों आंसर हो, तो बी और सी आंसर बन जाएगा। हो सकता है ए और बी दोनों हो, तो ए और बी आंसर बन जाएगा। देख लेना, हो सकता है ऑल ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव हो। छवें सातवें आठवें में 3 एरर्स मिलेंगी। पहली एरर मिलेगी इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, दूसरी मिलेगी इस वर्ड की वजह से या इस वर्ड के आसपास, और तीसरी मिलेगी इस वर्ड की वजह से। आठों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करें। आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताएं। कल आपसे लेंगे फिर से मुलाकात। अंटिल देन